इवनिंग दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एथेनोइक अम्ल के बारे में, ठीक ना। और एक क्लास 10th का है। क्लास 10th का जो चौथा चैप्टर है कार्बन और उसका यौगिक, उसी चैप्टर से है, ठीक ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। मतलब इसके बारे में जो आप इसका उपयोग पढ़ेंगे वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा आपके पेपर के लिए। और इससे एक दो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बनते हैं, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए क्या है एथेनोइक अम्ल, ठीक ना। एथेनोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH, जिसको आप फार्मिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मिक एसिड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको दिख रहा है COOH, यानी किससे जुड़ा हुआ है? इसमें क्या पाया जा रहा है? कार्बोक्सिलिक समूह पाया जा रहा है, ठीक ना। तो कार्बोक्सिलिक समूह यहाँ पे पाया जा रहा है। तो इसको देखेंगे कि इस एथेनोइक अम्ल में किससे संबंधित चीजें हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक ना। तो यहाँ पे चलिए हम लोग आप देखते हैं पहला क्या है इसमें। एथेनोइक अम्ल से रिलेटेड चीजों को हम यहाँ पे जानेंगे। तो कह रहा है एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ठीक ना। जो एथेनोइक अम्ल है उसको सामान्यतः क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहा जाता है इसको? एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। तथा यह कार्बोक्सिलिक समूह से संबंधित है। यहाँ पे ध्यान देंगे क्यों कहा जा रहा है कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक ना। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वह कार्बोक्सिलिक समूह से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कहा जा रहा है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल, यस ये अम्ल समूह से संबंधित है, ठीक ना। यानी कार्बोक्सिलिक समूह से संबंधित है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें देख रहे हैं इसके लास्ट में COOH पाया जा रहा है, ठीक ना। COOH जिसके भी साथ जुड़ा रहेगा वो क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक कहलाएगा, ठीक ना। इसमें कौन सा ग्रुप है? तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक ना। तो ये पहचान होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा समूह पाया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए COOH। हमारी बात सुन में चलिए नेक्स्ट। इस समूह को कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कहते हैं, ठीक ना। इस समूह को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कहते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे तीन चीजें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, ठीक ना। तो ये चीज हो गया पहला, ठीक है। चलिए दूसरा की बात करते हैं। यहाँ पे पहला तो हो गया, यहाँ पे दूसरा देखेंगे एसिटिक अम्ल के। यहाँ पे देखिए जो एसिटिक अम्ल है, ठीक ना, एसिटिक अम्ल के 3 से 5% विलयन को सिरका कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। तो कितने ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में, ठीक ना, कि कब हम लोग एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, ठीक ना। तो आप बताएंगे एसिटिक अम्ल के 3 से 5% विलयन को क्या कहेंगे? सिरका कहेंगे, ठीक ना। जब एसिटिक अम्ल का 3 से 5% विलयन होगा तो उसको आप सिरका के नाम से पुकारेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, और इसका आचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। इसका कहाँ उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग आचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? चलिए तीसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक। याद रखेंगे शुद्ध एथेनोइक अम्ल जो अम्ल है, ठीक ना, उसका जो गलनांक होता है वो आपको याद करना है। तो उसका गलनांक कितना होता है? तो होता है 290 केल्विन। कितना होता है? शुद्ध एथेनोइक अम्ल का जो गलनांक होता है वह 290 केल्विन होता है। और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है, ठीक ना। इसीलिए क्या होता है कि यह ठंडी जलवायु जब होती है, जब मौसम ठंडा होने लगता है उस दौरान यह जम जाता है, ठीक ना। इस कारण इसे ग्लेशियल अम्ल कहते हैं, ठीक ना। इसलिए इसके क्या कहा जाता है? ग्लेशियल अम्ल कहा जाता है। तो आई बात समझ में इतना, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं।
चलिए अब हम लोग देखते हैं एथेनोइक अम्ल का गुण, ठीक ना। अब एथेनोइक अम्ल का क्या गुण है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी है, ठीक ना। तो पहला कह रहा है कि इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं नाम ही लिखा है एथेनोइक अम्ल। क्या देख रहे हैं यहाँ पे होगा एथेनोइक अम्ल, ठीक ना। एथेनोइक अम्ल यानी यहाँ पे आप अम्ल ही देख रहे हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक ना। यहाँ पे आप खुद ही इसको नाम से ही जान जाएंगे कि ये क्या है, ये अम्लीय नेचर का है, ठीक ना। चलिए फिर बात कर रहा है कि एथेनोइक अम्ल एक गंधहीन पदार्थ है। यह कैसा है, तो एथेनोइक अम्ल एक गंधहीन पदार्थ है जिसका कोई भी गंध नहीं होता है, ठीक ना। फिर तीसरा कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। जो एथेनोइक अम्ल होता है उसका जो गलनांक होता है वह 290 केल्विन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शुद्ध एसिटिक अम्ल एक रंगहीन और गंध युक्त संक्षारक द्रव है, ठीक ना। ये क्या कह रहा है कि शुद्ध एसिटिक अम्ल एक रंगहीन गंध युक्त संक्षारक द्रव है, ये चीज हो गया। फिर कह रहा है पांचवा, यह स्वाद में खट्टा होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो अम्ल होता है वह स्वाद में खट्टा होता है, ठीक ना। तो ये भी एथेनोइक अम्ल एक क्या है, ये अम्ल है और इस स्वाद में कैसा होगा, खट्टा होगा, क्योंकि ये तो अम्ल का ही प्रॉपर्टीज है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी क्या कर लीजिए, कंबाइन कर लीजिए कि यह स्वाद में खट्टा होता है। चलिए हो गया। फिर अब बात करते हैं इसके उपयोग का। एथेनोइक अम्ल का क्या उपयोग होता है, यहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एथेनोइक अम्ल का उपयोग क्या है, तो यहाँ पर अचारों के परीक्षक के लिए इसका उपयोग सिरका के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो अचार होते हैं ना, अचार जब बनाया जाता है उस दौरान इसका परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना, सिरके के रूप में किया जाता है। फिर दूसरा कह रहा है इसका उपयोग एक विलायक के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग एक विलायक के रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके गुण हो गया, इसका उपयोग हो गया, ठीक ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया कैसे कराई जाती है, उसको हम यहाँ बताते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक ना। क्या है यहाँ पे देखिए, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया यानी रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको रिएक्शन के थ्रू समझेंगे बहुत अच्छे से। तो आप ध्यान देंगे एक एक चीजों को, देखिए एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड, यानी यहाँ पे हमें पढ़ना है एस्टरीकरण अभिक्रिया, ठीक ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एस्टरीकरण अभिक्रिया, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हेडिंग है, ठीक ना। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या है, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण अभिक्रिया यानी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें होता क्या है, एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। जो एस्टर होता है वह किससे, अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से बना होता है या निर्मित होता है, ठीक है। एथेनोइक अम्ल अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जो एथेनोइक अम्ल है, ठीक ना, ये एथेनोइक अम्ल है, ये किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है, ठीक ना। क्या करता है, ये एस्टर का निर्माण करता है। मतलब ये जो आप एस्टरीफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि इसमें आप एस्टर बनते हुए पाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो मेन आपका पर्पज होगा वो क्या होगा, एस्टर का निर्माण करना। तो यहाँ पे क्या होगा, मेन पर्पज एस्टर का निर्माण करना होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो एस्टरीफिकेशन है, तो आप याद रखेंगे एस्टरीफिकेशन में क्या बनता है, एस्टर बनता है, ठीक ना। क्या बनता है, एस्टर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अम्ल क्या करेगा, अल्कोहल से अभिक्रिया करेगा, ठीक है। और यहाँ पे किसकी उपस्थिति में, तो अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, ये जब एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा एस्टर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अब रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे आप
एक एक चीजों को ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे CH3COOH जो कि फार्मूला किसका है, तो एथेनोइक अम्ल का है, यानी एथेनोइक एसिड का है, ठीक है। और यहाँ पे CH3CH2OH है जो एथेनॉल है, यानी ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, यानी एल्कोहल का फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे जो आपको एरो दिखाया गया है, ठीक ना, ये क्या है, देखिए दोनों तरफ दिखाया गया, ठीक ना। इसका मतलब होता है कि जो अभिक्रिया है इसको बोलेंगे रिवर्सिबल अभिक्रिया, ठीक ना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया इसको बोला जाता है, ठीक है। यानी देखिए इधर से जो फॉर्मेशन होगा फिर ये चाहे तो फिर ये क्या कर सकता है, इसका फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक ना। इसलिए दोनों को यहाँ पे दोनों तरफ दिखाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा, ठीक ना। जो यहाँ पे कैटेलिस्ट का काम कर रहा है वो कौन है, तो अम्ल उत्प्रेरक है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और जल। तो यहाँ पे आपको समझने वाली सबसे ज्यादा जो चीजें हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, जल निकलता है, क्या होता है, जल। तो सबसे पहले आप इसमें क्या कीजिए कि इसमें से जल को आप बाहर कर दीजिए, ठीक है। इसमें क्या कर दीजिए, सबसे पहले आप जल को बाहर कर दीजिए। तो देखिए एक H यहां से इसको बाहर कर दीजिए और एक यहां से OH को बाहर कर दीजिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो जल होगा वो बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें से जल को निकाल देना है, ठीक ना। तो जल का फार्मूला क्या होता है, H2O, ठीक ना, क्या होता है, H2O। तो यहां से आप क्या करेंगे, एक H यहां से और OH यहां से निकाल देंगे तो बन जाएगा H2O, ठीक ना। तो H2O हो गया। आपको मतलब यहाँ पे एस्टर बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे अगर ऐसा करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एस्टर बनाने में, ठीक ना। अगर आप डायरेक्टली एस्टर बनाते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा वहां पे, ठीक ना। उसके फार्मूला आपको कंफर्म नहीं होगा, फिर रटना पड़ेगा आपको वो चीजें। यहाँ पे आप समझ करके कर सकते हैं। जैसे आपने एथेनोइक एसिड लिया और एथेनॉल लिया, ठीक ना। तो इन दोनों में से क्या करेंगे, यहाँ से OH को निकालेंगे और यहाँ से H को निकालेंगे, तो क्या बनेगा, ये देखिए H2O बन जाएगा। तो H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे शेष क्या बच रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड COO, ठीक है। और यहाँ बच रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक ना, इतना बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब जो ये चीजें यहाँ पे है ना, इतना हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, मतलब यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CH3 है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन को हमने नीचे जोड़ दिया है COO और एक ऑक्सीजन को यहाँ पे हमने जोड़ दिया है, ठीक ना। इसके बाद देखिए तो यहाँ का तो काम खत्म हो गया ना, CH3 सिंगल बॉन्ड COO, बस यहाँ पे तो इतना तक काम खत्म इसका, ठीक है। अब बचा क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे क्या किया गया है, अब इसी को CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐड कर दिया गया है। तो एक किसका फार्मूला बन गया है, एस्टर का, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब एथेनोइक एसिड एथेनॉल से अभिक्रिया करता है और वहां पे कैटलिस्ट का काम अम्ल करता है, ठीक ना, तो बनता है एस्टर और जल। यहाँ पे आपका मेन जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, एस्टर। जो मेन प्रोडक्ट है आपका वो क्या होगा, एस्टर, ठीक ना। तो याद रखेंगे कि आपको क्या बनाना है, एस्टर बनाना है, ठीक ना। उसके लिए आपको लेना पड़ेगा एथेनोइक एसिड और एथेनॉल को लेना पड़ेगा और अम्ल उत्प्रेरक का काम करेगा और इसके प्रेजेंस में क्या होगा, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और यदि आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।